लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तेलंगाना विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज तूफानी रही। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने संयुक्त बैठक में कांग्रेस सरकार का विजन डॉक्यूमेंट तेलंगाना राइजिंग 2047 पेश किया और राज्य की अर्थव्यवस्था को 2047 तक $3 ट्रिलियन बनाने, 2025-26 में जीडीपी 17,82,000 करोड़ रुपए पहुंचाने समेत किसान कल्याण, स्वास्थ्य और निवेश के कई दावे किए। लेकिन विपक्षी बीआरएस के सदस्यों ने भाषण के दौरान बार बार नारेबाजी की, झूठ और गलत के नारे लगाए तथा 6 गारंटियों के लागू न होने का विरोध करते हुए काले बैज पहने। उपनेता टी हरीश राव और कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव के नेतृत्व में बीआरएस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपनी पुरानी सरकार के कामों का श्रेय ले रही है और कई योजनाएं घोटाले वाली हैं। राज्यपाल ने बाधाओं के बावजूद भाषण पूरा किया, जबकि कांग्रेस सदस्यों ने बेंच थपथपाकर समर्थन जताया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव अब सिर्फ 38 दिन दूर है, लेकिन सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन और अन्ना डीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए में सीट बंटवारे की बातचीत अभी भी अटकी हुई है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीटें, एमडीएमके को 4, आईयूएमएल, एमएमके और केडीएमके को 2-2 सीटें दे दी हैं, मगर पुराने सहयोगी सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और नए साथी डीएमडीके, एमएनएम के साथ अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उधर अन्ना डीएमके का कहना है कि उसके गठबंधन में व्यापक सहमति बन चुकी है, लेकिन वे डीएमके शिविर में होने वाली अंतिम घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। ए पलानीस्वामी ने अमित शाह से भी मुलाकात की। नामांकन 30 मार्च से शुरू होगा और वे कहते हैं कि समय काफी है। केरल विधानसभा चुनाव में अम्बलपूझा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सीपीएम नेता जी सुधाकरन को समर्थन देने का फैसला किया है, जो पार्टी से अलग होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सहयोगियों से चर्चा के बाद सुधाकरन को समर्थन देने का निर्णय लिया। जल्द ही कांग्रेस नेता उनसे मिलकर औपचारिक रूप से समर्थन की जानकारी देंगे। यह फैसला सीपीएम के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि सुधाकरन पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक रहे हैं। वर्तमान विधायक एच सलाम लेफ्ट डेमोक्रेट फ्रंट के उम्मीदवार हैं। कर्नाटक के श्रम विभाग ने कहा है कि राज्य में प्रवासी मजदूरों के कारण स्थानीय लोगों के नौकरी खोने की कोई शिकायत नहीं मिली है। श्रम मंत्री संतोष एस लार ने विधानसभा में बताया कि श्रम आयुक्त ने अनुमति पत्रों के आधार पर राज्य में कुल 46,393 प्रवासी मजदूर दर्ज हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रवासी मजदूरों को लेकर कुछ चर्चाएं और चिंताएं उठ रही हैं। विभाग का कहना है कि इस बारे में कोई ठोस शिकायत या सबूत नहीं है कि इससे स्थानीय रोजगार प्रभावित हुआ हो। सरकार प्रवासी श्रमिकों की निगरानी और उनके अधिकारों पर ध्यान दे रही है। आंध्र प्रदेश में आज से 10वीं कक्षा की एसएससी पब्लिक परीक्षाएं शुरू हो गई। राज्य भर में कुल 6,40,916 छात्र इन परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिनमें 6,22,000 से अधिक नियमित और करीब 19,000 स्वयं पाठी शामिल हैं। परीक्षाएं 1 अप्रैल तक चलेंगी और रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर पौने बजे तक होंगी। कुल 3,415 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सीसीटीवी निगरानी, फ्लाइंग स्क्वाड और मेडिकल टीमों की व्यवस्था है। साथ ही मुफ्त बस सुविधा और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। अधिकारी छात्रों को समय प्रबंधन, स्पष्ट लेखन और सभी प्रश्नों का प्रयास करने की सलाह दे रहे हैं। अभिभावकों से भी भावनात्मक समर्थन की अपील की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में शाखमुरु पार्क में अमरजीवी पोट्टी श्री रामल्लू की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 26 टन कांस्य और 42 टन लोहे से बनी है और पोट्टी श्री रामुलु स्मारक ट्रस्ट ने 6 महीने में तैयार कराई है। ये कार्यक्रम उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर हुआ। श्री रामुलु को अमरजीवी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1952 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग पर 58 दिन का अनशन किया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और इससे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।